मेरा नाम गजाला है। मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी मुलाजिम से करवाई थी जो एक बहुत बड़े महकमे में ऑफिसर था। उसकी उम्र मुझसे 15 साल ज्यादा थी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब साथ बाहर जाते तो लोग समझते थे कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने कहा कि मैं ज्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके बराबर की लगने लगूं। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर सकते, और अगले ही लम्हे उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए थे और उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मेरे शोहर रफीक ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा कि तुम एक औरत हो और इस घर में औरत बन के रहो। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आइंदा भी मैंने ही करना है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही, लेकिन रफीक ने मेरी बात का बहुत बुरा मनाया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा। वो रोज मेरे लिए ऐसी चीजें लेकर आता था जिनको खाने से मेरा वजन बढ़ जाए। मुझे ऐसी चीजें खाने की आदत नहीं थी। कभी मेरे लिए सीरी पाए तो कभी मेरे लिए 3-3 बर्गर लेकर आता और कहता कि एक ही वक्त में ये सब खा लो। यहाँ तक कि मेरा मैदा खराब हो गया, लेकिन उसने कहा कि तुम यही चीजें खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीजें खाने की वजह से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं अजीब बेढंगी सी लगने लगी थी। सब लोग मुझे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मुझे लोगों को बताने की भी तो इजाजत नहीं थी। जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। रफीक ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करवाया। मेरे माँ बाप को गालियां देता, ताने दिया करता। मुझे लगा कि वो मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम खुद नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करने हैं। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। वो कोई ना कोई बात करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना भी शुरू कर दी और मेरी हालत ऐसी होती थी कि मैं कभी कभी स्कूल की किसी लड़की के सामने रोने लग जाती और अपने दिल की बातें सुनाने लगती। वो लड़की भी हैरान रह जाती कि टीचर को क्या हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकती। मेरे शोहर का कहना था कि जब तक औरत को मारो नहीं तब तक वो अच्छे तरीके से नहीं रहती, इसलिए मैं अपनी बीवी को बिला वजह मारता रहता हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाता रहता। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। सबके सामने झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और लोग कहा करते थे कि ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, रफीक तो बुरा हो ही नहीं सकता। पर मैं जानती थी कि मेरा शोहर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरी शक्ल भी अच्छी भली थी, पता नहीं उसको मेरे साथ क्या अदावत थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। हर तरह से उसको पसंद आने की कोशिश किया करती थी। वो जो कहता मैं मान लिया करती, हालांकि उसने मुझसे पसंद की शादी की थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि रफीक को किसी और बात का गुस्सा है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती। फिर भी मैं ही उसके लिए बुरी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई है या फिर किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो समझ से बाहर था। मेरा शोहर जिस ऑफिस में काम किया करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। हर 2 माह बाद पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद लेता, अपने लिए अच्छी चीज ले लिया करता, लेकिन मेरी चीज का उसको ख्याल नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे कि ये लोग आपस में बहुत लड़ाई किया करते हैं, लेकिन एक दिन इतनी बात नहीं हुई थी जितना झगड़ा होने लगा था। मेरे शोहर ने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए मटन कढ़ाई पका कर रखना, और तुमने दाल पकाई है। मैंने कहा कि अगर मटन कढ़ाई खानी थी तो फिर उसके पैसे भी देकर जाते। मेरी तनख्वाह अभी नहीं आई तो मैं कहाँ से लेकर आती। बस यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और फिर इधर उधर की बातों से होते हुए बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता।
तुम तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे शोहर ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसको कोई अजीब किस्म का दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो रहा है। रात का वक्त था। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी और डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपने देर कर दी है, आपके शोहर को फालिज हो गया है। अब ना तो ये चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। उनका सारा जिस्म बेकार हो गया है, सिवाय उनकी आंखों के और हाथ के। 2-4 उंगलियों के अलावा मेरे शोहर का पूरा जिस्म बेकार हो गया था। 4 दिन उसे अस्पताल में रखा गया और उसके बाद मैं उसे घर ले आई। अब मैं उसका ख्याल रखा करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में मुझे भी कोई निदामत और शर्म नजर नहीं आती थी और मैं भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है? वो मेरा शोहर था। मेरे दिल में ये बात आ ही नहीं सकती थी। बीवी कभी भी अपने शोहर का नुकसान नहीं करवाना चाहती, चाहे शोहर जैसा भी हो। मैं नौकरी भी करती, उसे भी संभालती और घर भी चलाती, सब कुछ किया करती। मेरे शोहर की आंखें बदलने लगी थी। उसको ये एहसास होने लगा था कि उस औरत के साथ मैंने इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छा कर रही है। एक दिन मेरे शोहर ने अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो क्या चाहता है। वैसे भी वो उंगलियों से इस तरह इशारा करता था, जिसका मतलब था कि मुझे बाथरूम जाना है या फिर मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो कुछ अलग था। वो बाथरूम की तरफ ही इशारा कर रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसे बाथरूम जाने की जरूरत थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या चाहिए आपको? बार बार आप इशारा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि बाथरूम जाना है। मैंने पूछा तो उसने ना में इशारा किया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधा दिन घर पर नहीं हुआ करती थी। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने ना जाती तो फिर घर कैसे चलता? ऑफिस वालों ने भी उसका हिसाब क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तो नौकरी पर नहीं आ सकता, तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी और रफीक अभी तक की जो तनख्वाह है और जो फंड बने हुए हैं उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं रफीक के ऑफिस जाती तो वो कहते कि अभी बड़े ऑफिसरों के साइन नहीं हुए, जब साइन हो जाएंगे तब आपको पैसे मिल जाएंगे। मेरे शोहर का काम ऐसा था कि उसे बहुत लोग जानते थे। उससे डरते कि उसके दस्तखत के बगैर फाइल मुकम्मल नहीं होती थी और वो दस्तखत करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वाकई उस पर रहम आता था। उसके कुछ रिश्तेदार भी थे जो पहले तो उसके आस पास रहा करते थे, उससे पैसे वगैरह भी लेकर जाते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल भी घर नहीं आते थे, फोन भी नहीं करते थे। मेरे शोहर को एहसास हो गया था कि इस मुश्किल वक्त में उसकी बीवी उसके काम आ रही है। मेरा शोहर हर रोज रात को बाथरूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। मैं भी रो पड़ती थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ था, सिर्फ 2.5 साल का अरसा ही तो हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि इस 2.5 साल में उसने मेरा बहुत खून जलाया था, मुझे बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था क्योंकि शायद उसको सजा मिल चुकी थी। मैं उसे सजा नहीं देना चाहती थी। मेरा शोहर बार बार रोता था और उसी तरफ बार बार इशारा करता था। मैं उसकी जिद पर जाकर देखती भी थी, लेकिन बाथरूम में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई ऐसी चीज जो उसको चाहिए थी और ना ही कोई ऐसी चीज जो उसकी थी। इंसान जब बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ा हो और अगर कोई बार बार बात करे तो जाहिर है कि वो कोई जरूरी बात होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे शोहर की कजन भूले भटके वहां आ गई थी। शोहर से तो नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ अजीबो गरीब किस्म की बातें करती रही। कहने लगी कि इनकी बकिया तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज फोन करती हूँ, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। वो तो काफी सारे पैसे होंगे, उनको क्या करोगी? मैंने कहा कि इनका इलाज करवाऊंगी, शायद इनको दूसरे शहर लेकर जाऊं ताकि इनका इलाज हो सके। वो कहने लगी कि जहां पर ये काम करता था सुना है बहुत रिश्वत चलती है वहां, तो जो पैसे लेकर आता था वो कहाँ गए? रफीक ने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वो पैसे नहीं दिया करता था। वो कहने लगी तो फिर जरूर उसने कोई दूसरी शादी की होगी।
लेकिन मेरे शोहर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तब वो कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तो सुना है कि ये रोजाना न जाने कितने हजार रुपए लोगों से रिश्वत ले लिया करता था। इतने सारे पैसे उसने कहाँ कर दिए? तुम्हारे ही नाज नखरे उठाए होंगे। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि देखो, मैं घर चलाने के लिए नौकरी करती हूँ, स्कूल में बच्चों के साथ अपना दिमाग खपाती हूँ, तब कहीं जाकर मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं और वो भी घर में खाने पीने में लग जाया करते थे। मुझे नहीं पता इसके पैसों का। अगर तुमने तलाश करना है तो कर लो, इसके पैसों को भी और इसकी दूसरी बीवी को भी, और वो जब मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने कहा कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हारा शोहर भी ऐसे ही बदतमीज था, तभी उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। देखना कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। वो चारपाई पर पड़ा है, तुम उसकी देखभाल कर रही हो, और अगर तुम भी चारपाई पर पड़ गई तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? दोनों मियां बीवी इस तरह पड़े पड़े इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मैं हैरान थी कि लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैं अभी भी उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अब वो यहाँ से जा सकती है। वो वहां से चली गई। मैंने अपने शोहर को ये सब कुछ बताया। वो भी सुन रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास जुबान नहीं थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आप इनका इलाज करवा लें, लेकिन मसला हल होने वाला नहीं है। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। आपको कोई मशवरा दरकार है तो आप इन्हें किसी और बड़े डॉक्टर के पास ले जाएं। हम तो यही कह सकते हैं। डॉक्टर भी हर महीने आया करता था, लेकिन कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनाता था। बस रफीक बार बार गुस्लखाने की तरफ इशारा करता, पर मुझे ये बात समझ नहीं आती और वो रोता रहता। डॉक्टर कहते थे कि अगर रोता रहेगा तो इसकी दवाई असर नहीं करेगी। मैं उसको तसल्ली दिया करती थी, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिला करता था। इसी तरह एक सुबह मैं अपने शोहर को जगा रही थी, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो शायद इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो शायद रात में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया है, और यही उनके लिए अच्छा था, क्योंकि इस तरह की जिंदगी को जिया नहीं जाता। जब इंसान अपनी उम्मीद छोड़ देता है तो वैसे भी जिंदा नहीं रह पाता। मुझे अपने शोहर के जाने का बहुत दुख था। उसने चाहे जितना भी बुरा किया हो, फिर भी उसके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। उसे जिंदा रहने का हक हासिल था। रफीक की तदफीन के बाद मैं इद्दत में बैठ गई। इस दौरान मेरे घर में नौकरानी आया करती थी और घर के कामों को वो ही देखा करती थी। बाहर से सामान भी वही लाकर देती थी। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि आपसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि मैं तो ऐसी किसी औरत को नहीं जानती, फिर भी उसे बैठक में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जब मैं गई तो मैंने उस औरत को देखा। मैंने उसको वाकई पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे शोहर की दूसरी बीवी हूँ। हमारी शादी को 2 साल हो गए। यानी जब उसने तुमसे शादी की उसके 4 महीने बाद ही उसने मुझसे शादी कर ली थी। मैं अपने बच्चों का और अपना हक लेने आई हूँ। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब है कि रफीक के रिश्तेदारों को भी शक था कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी की हुई है। तभी तो वो ये बात करके गई थी। जो औरत उस दिन मेरे घर आई थी झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा कि मुझे तो इस बारे में नहीं पता था, और तुम्हें शर्म नहीं आई किसी के शोहर से दूसरी शादी करते हुए? उसने कहा कि देखो, शर्म की बात मुझसे नहीं करो। मैं भी मजबूर थी और मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो मुझे पसंद करता था। उसने मुझसे शादी कर ली और 2 साल में 2 बच्चे भी पैदा हो गए। मैं हैरान थी कि मेरे शोहर ने मेरे साथ बच्चे पैदा नहीं किए। अगर आज मेरे पास उसकी कोई निशानी रह जाती तो मैं कम से कम अकेली तो ना होती। मैंने कहा कि खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे बस सूरत बनाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि मर्द ऐसा क्यों करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये सारी बातें अब माजी में चली गई हैं। अब वो इस दुनिया से चला गया है। बस मुझे मेरे बच्चों का हिस्सा चाहिए। मैंने कहा कि वो कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। उनके ऑफिस वालों ने अभी तक पैसे नहीं दिए। जब वो पैसे आएंगे तो उसमें से मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी, और ये घर वैसे भी किराए का है।
उस औरत ने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और घर में तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो औरत जिद्दी थी, लेकिन जब उसे कुछ भी ना मिला तो वो वहां से चली गई। उसने कहा कि मैं भी नजर रखूंगी, जब रफीक के पैसे आएंगे तो मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाऊंगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने मुझे 3 दिन बाद बताया कि मैं इस औरत को जानती हूँ, ये तो गलत काम करती है, अमीर लोगों से शादी करती है, फिर बाद में उनकी दौलत मांगती है, तलाक लेने के बाद कहती है कि मुझे मेरे बच्चों का खर्चा दे। पता नहीं इसने ये सब कुछ क्यों किया, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। अभी मुझे इद्दत में बैठे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मुझे अपने शोहर का बार बार ख्याल आता था कि क्यों वो गुस्ल खाने की तरफ इशारा करता था। आखिरी वक्त में वो यही करता रहता था और मेरे दिमाग में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे शोहर ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया, जबकि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं तो अपने घर से यही सोच कर आई थी कि हमेशा इसका साथ दूंगी, लेकिन शायद उसके दिल में ना बैठ सकी। मैं दिन रात टेंशन में रहती थी और रोती रहती थी। इद्दत की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रही थी और स्कूल वालों ने मुझे तनख्वाह नहीं दी थी। अब तो घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया था। इद्दत पूरी करने के बाद मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चुपचाप गुजार लूं। मेरे दिल से सारे जज्बात मर चुके थे, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। मेरे शोहर के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उसकी दूसरी बीवी बार बार फोन किया करती थी और कहती थी कि पैसे कब आएंगे। उसने मुझे तंग कर रखा था। मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि वो भी यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं उसको तनख्वाह नहीं दे सकती हूँ। एक दिन मैं बहुत हैरान हुई जब वो खुद मेरे लिए खाना बनाकर ले आई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा करें तो वो आपके साथ उससे भी ज्यादा बढ़कर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर मेरे हालात बेहतर हो गए तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगी और उसकी तनख्वाह भी दे दूंगी। मेरे शोहर के ऑफिस वाले शायद वो पैसे खाना चाहते थे और उधर उसकी बीवी ने मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रखा था। मेरी कुछ दोस्त वगैरह थी जिनसे मैंने थोड़े बहुत पैसे उधार ले लिए थे और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, लेकिन वो बहुत कम थे। अब तो मैंने नौकरानी को भी छुट्टी दे दी थी और घर बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। वैसे भी करने को कुछ था नहीं, सोचा कि घर के काम ही कर लूं। मैं बाथरूम में चली गई और बाथरूम में भी अपने शोहर के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो बार बार उसी तरफ इशारा किया करता था। अचानक बेध्यानी में मेरा पाँव फिसल गया और मैं दीवार से जा लगी। मेरे बाजू पर चोट लगी, लेकिन वहां पर लगी एक टाइल बुरी तरह से टूट गई। मगर जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी आंखें क्या देख रही थी। उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ था जहां पर तिजोरी नजर आ रही थी। जब मैंने उसका दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर तो दौलत, सोने के बिस्कुट और ना जाने क्या कुछ था। जाहिर है ये सब कुछ यहाँ मेरे शोहर ने रखा था और वो बार बार उसी तरफ इशारा करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। जैसा कि मेरे शोहर के बारे में मशहूर था कि वो बहुत ही बड़े महकमे में काम किया करता था। मैंने वो सारा सामान वहां से निकाल लिया और उस जगह को अच्छी तरह बंद कर दिया, जैसे वो पहले बंद था। जो टूटा हुआ था उसके आगे मैंने शीशा लगा दिया। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और उसे कहा कि घर का सारा सामान पैक करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का था। नौकरानी ने मुझे एक बात बताई। इससे पहले मैं ये सोच रही थी कि मिलने वाली दौलत में से आधा हिस्सा मैं उसकी दूसरी बीवी को दे दूंगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी, वो आपके शोहर के बच्चे नहीं हैं, वो किसी और के बच्चे थे। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती है। कल को एक आदमी आया था, वो अपने बच्चे लेकर चला गया। नौकरानी का कहना था कि ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, आपके शोहर ने उसके साथ शादी की ही ना हो, क्योंकि ये औरत तो इस तरह ड्रामे करने में बहुत ज्यादा मशहूर है।
میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی۔ اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بھیج دیے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا اور باقی سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مسجد بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے، اس نے یہ رکھے تھے جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 15 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 19 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا تھا لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں، اس کے اصالے ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر۔ ہمیں اس کہانی سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 2 نمبر سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر لے، آخر ایک دن اس نے مرنا ہے، اور جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا بس وہی اس کا تھا، باقی کا مال سب اس کے وارث لے گئے۔ میرے شوہر نے جتنا بھی پیسہ 2 نمبر سے کمایا، آج میں اس پر عیش کر رہی ہوں اور وہ قبر میں اس کا حساب دے رہا ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ چند پیسوں کے لیے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرے۔